हम लोग कर रहे थे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, जिसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और भी बहुत कुछ हमने कर लिया था। उसके बाद हम एक टॉपिक पाए थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसकी मीनिंग्स, पॉइंट्स हम पिछली क्लास में करके आए हैं। उसके बाद हम आए थे नेक्स्ट पिछली क्लास में टाइप्स पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स पे। उसमें से एक हमने कर लिया था जो था फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके हमने मीनिंग पढ़ी, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े एंड सूटेबिलिटी पढ़ी, मतलब किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल हो सकता है ना। अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा है? डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ आज इसे पढ़ेंगे। When organization is large in size, ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो? लार्ज हो साइज़ में, एंड प्रोड्यूस कर रही हो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हो। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक प्रोडक्ट से मिलती जुलती हैं, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, उसको हम एक ग्रुप में डालेंगे अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी है, लार्ज इन साइज़ है और मोर देन वन प्रोडक्ट बना रही है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट में से हर प्रोडक्ट की रिलेटेड जो उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है, समझेंगे अभी, धीरे धीरे और आएगा। एग्जाम्पल, इफ़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड एक्सेट्राज, देन हम क्या करेंगे, ऑल एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड मेडिसिन है उसको एक ग्रुप में डालेंगे, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। जितनी भी टेक्सटाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है ना। डिवीज़न स्ट्रक्चर वहाँ पर सूटेबल होगा ओनली टू मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर वैसी जगह सूटेबल होता है जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है और जहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में आप मुझसे अब 2 मिनट सुनो। पहला, जब कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है और एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट, जिसे हम मल्टी प्रोडक्ट कहते हैं, उसे बनाती है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक डेडिकेटेड डिवीज़न या डिपार्टमेंट हम बना के दे देते हैं उन्हें। फिर से बता रहा हूँ, जब कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है, एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग उनके डेडिकेटेड डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ हर प्रोडक्ट का अपना डिपार्टमेंट होगा, अपना डिवीज़न होगा, उसके अंडर उनका अपना प्रोडक्शन वाला होगा, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अपना फाइनेंस होगा, अपना परचेज़ होगा। ठीक है, अपना, ये सारे उनके अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे। एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे अगर एक कंपनी सोप बना रही है, वही कंपनी टेक्सटाइल्स में भी है, वही कंपनी मेडिसिन्स में भी है,
वही कंपनी कॉस्मेटिक्स में भी है। तो जो मेडिसिन वाला होगा, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा, तो उसके अंदर मेडिसिन का प्रोडक्शन भी होगा, उसके अंदर मेडिकल के मेडिसिन के रिलेटेड मार्केटिंग भी की जाएगी, उसी के अंदर मेडिसिन के लिए फाइनेंस की भी नीड पड़ेगी। तो ये सब क्या होगा, इसका मतलब है वन लाइन प्रोडक्ट, उसके लिए अपना खुद का एक डिवीज़न, उसका खुद का एक अपना डिपार्टमेंट। अगर मेडिसिन बन रही है तो उसके अंदर उसके सारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है। टेक्सटाइल डिवीज़न है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, तो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, टेक्सटाइल की मार्केटिंग, टेक्सटाइल की फाइनेंस, ये सब एक डिपार्टमेंट में, एक डिवीज़न में आएगा। जैसे देखो आईटीसी है, रिलायंस है, टाटा है, जो क्या करती हैं, जो स्टील भी बनाती हैं, केमिकल्स भी बनाती हैं, रिटेल का काम भी करती हैं। तो ये क्या कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइंस में है, ठीक है। तो उनके यहाँ एक डिपार्टमेंट होगा जो स्टील का काम करता होगा, उसके अंदर स्टील की प्रोडक्शन, स्टील की मार्केटिंग, स्टील के लिए फाइनेंसिंग, ठीक है। जहाँ केमिकल्स बनते हैं तो वहाँ केमिकल के रिलेटेड अपनी सारी चीज़ें होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। ये थी डेफिनेशन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जस्ट लाइक टाटा, वो किस में है, स्टील में है, वो किस में है, मेडिसिन में है, वो किस में है, टेक्सटाइल में है, वो किस में है, केमिकल्स में है। टाटा के एक अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे वो काम कर रहा है। नाउ टाटा क्या करेगा, अब एक बनाएगा स्टील डिपार्टमेंट, उसके अंदर ही स्टील का प्रोडक्शन होगा, उसके अंदर ही स्टील की मार्केटिंग करी जाएगी इसी डिपार्टमेंट के अंदर, इसी डिपार्टमेंट के अंदर ही फाइनेंस सिस्टम होगा, ठीक है। देन इसी तरह ही वो बनाएंगे एक मेडिसिन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर मेडिसिन का प्रोडक्शन होगा, मेडिसिन के लिए मार्केटिंग होगी, एंड मेडिसिन के लिए ही फाइनेंसिंग होगी। मतलब डेडिकेटेड उनसे रिलेटेड एक डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर सारे उसके काम होंगे। कंडीशन क्या है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है बेटा। ये था इसका डेफिनेशन। नाउ अब हम आते हैं इनके वन बाय एडवांटेजेस पे। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन सेम होगा, ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड, हर एक्टिविटी जो रिलेटेड है एक ही टाइप के प्रोडक्ट से, उनको ग्रुप्ड कर दिया
एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। ओनली विच ब्रिंग्स इंटेग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़। मतलब समझो, कह रहा है जितनी भी एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड थी वन टाइप प्रोडक्ट से, जैसे यहाँ पर आपको कितनी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, स्टील से रिलेटेड 1 2 3, तो स्टील रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज़ है, 3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वन टाइप प्रोडक्ट से, उन सबका क्या करो, ग्रुप कर दो और किसमें, एक डिपार्टमेंट में डाल दो। जैसे यहाँ स्टील डिपार्टमेंट में देखें तो 3 एक्टिविटीज़ थी रिलेटेड, उसको किस डिपार्टमेंट में डाला, ग्रुप एक करके स्टील डिपार्टमेंट में। इसकी वजह से क्या होगा, इंटेग्रेशन आएगी और कोऑर्डिनेशन होगा सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, ठीक है भाई। एक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी जाएंगी, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बेहतर होगा, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, फास्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर। डिसीजन जो हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्पीड वे में लिए जाते हैं। कैसे, बिकॉज नो डिपेंडेंसी ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट पे आपको निर्भर होने की नीड पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर डिवीजन, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ा, अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला था कि भाई जब हम सारी एक जैसी प्रोडक्ट टाइप में, ठीक है, जो एक जैसा प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको एक डिपार्टमेंट में डालेंगे तो इसकी वजह से इंटेग्रेशन आएगी, ठीक है, मीन्स क्वालिटी अच्छी होगी एंड कोऑर्डिनेशन होगा एक्टिविटीज़ में। दूसरा हमने पढ़ा फास्ट डिसीजन, बोला डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे डिविजनल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी और डिपार्टमेंट पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इन अकाउंटेबिलिटी कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि डिवीजन स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन बी ईजली असेस्ड, ठीक है, एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर, you can hold department for non accomplishment of objectives, ठीक है। मानो अगर टेक्सटाइल डिवीज़न लॉस में जा रहा है, टेक्सटाइल डिवीज़न लॉस में जा रहा है तो डायरेक्टली टेक्सटाइल के हेड की जिम्मेदारी ठहराई जाएगी, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता था, ब्लेम गेम चलता था, नहीं उस डिपार्टमेंट की गलती है, नहीं उस डिपार्टमेंट की गलती है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और इजी में अगर इसी को हम बुक की लैंग्वेज को और समझें, बोला है जहाँ हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जो परफॉर्मेंस है
ठीक है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, जो हर डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस अलग अलग अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको ईजिली असेस किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, ठीक है, परफॉर्मेंस को। और आप यू कैन होल्ड डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, और आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि आपकी गलती है क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव का अकम्प्लिशमेंट नहीं करा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने बोला क्योंकि उसने इससे कंपेयर करा है इससे पहले वाले फंक्शनल वाले में। फंक्शनल में क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलता था, नहीं उस डिपार्टमेंट के भाई ये तो टेक्सटाइल का ही काम कर रहे हैं और टेक्सटाइल के लिए ही सारे डिपार्टमेंट हैं, तो टेक्सटाइल वाले ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सारे यहाँ पर कोई किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकता। अगर टेक्सटाइल वालों की सेल्स कम हुई तो उसी के अंदर टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी है, उसी के अंदर टेक्सटाइल फाइनेंस भी है, तो एक ही अंडर वन डिपार्टमेंट सब बैठे हुए हैं। फंक्शनल में क्या होता था, मनी डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग अलग है, प्रोडक्ट अलग है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग थे। लेकिन यहाँ तो भाई अगर हम कपड़े बना रहे हैं तो कपड़ा रिलेटेड एक डिपार्टमेंट में ही सब कुछ, चाहे उसका सेल करना हो, उसका प्रोडक्शन करना हो, उसका फाइनेंस करना हो, सब एक ही अंडर वन रूफ ही मिलेगा आपको। तो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी कोई पास ऑन नहीं कर सकता दूसरे के ऊपर, उनको उनका अकाउंटेबिलिटी जो है वो माननी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारे डिपार्टमेंट में कमी है, पास ऑन गेम नहीं चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच हेल्प इन फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है हर डिवीजन ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस होना मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोल रहा है कि हर डिवीज़न एक ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंस यूनिट की तरह काम करता है, जिससे डायनामिक मार्केट के हिसाब से चेंजेस करना आसान हो जाता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि चेंजेस करना इजी हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डिवीजन फंक्शन क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसकी वजह से आप फास्टर डिसीजन ले सकते हो एंड लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। सडन कोई सिचुएशन चेंज हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, तो आप फास्टर वे में डिसीजन लेके फ्लेक्सिबल हो सकते हो, किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कह रहा है न्यू डिपार्टमेंट कैन ऐड विदाउट न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा भाई आपको अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है, आसान है हर चीज़, अगर आपको कोई ऐड करना है कोई नया डिपार्टमेंट तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को विदाउट डिस्टर्बिंग आप ऐड कर सकते हो, किसी और डिपार्टमेंट को भी, नए डिपार्टमेंट को भी। तो ये था हमारा एडवांटेजेस, ठीक है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी ज़ुबान ना अटक जाती है क्योंकि स्पीड में मैं बोलता हूँ तो वो वर्ड्स कई बार नहीं चढ़ पाते हैं ना। ज़ुबान कुछ भी हो, आप लोग को समझ आना आसान है। मेरे क्लास में 40 to 45 मिनट का एक सेशन है और जिसमें बुक की लैंग्वेज में उठाता हूँ, कुछ अपना एड ऑन्स नहीं, कुछ शॉर्ट नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, ईजी लैंग्वेज में। थिंग इज़ ये काम तब करेगी जब आप इसके नोट्स बनाओ, नोट के लिए मैं इनके नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिविजनल स्ट्रक्चर। ये किसकी टाइप है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप है। डिवीजन स्ट्रक्चर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हम क्या पढ़ रहे थे, एडवांटेजेस। इस बार ठीक निकला, मीन्स कि भाई डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन भाई जब वन टाइप प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट के जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं
ठीक है, एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लाइक उसका प्रोडक्शन, लाइक उसका सेल्स, लाइक उसके लिए एडवर्टाइज, लाइक उसके लिए फाइनेंस, किस में है, एक ही डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पर इंटेग्रेशन रहेगी, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही डिपार्टमेंट के हैं तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना आसान है, हर एक्टिविटीज़ के बीच में। उसके बाद क्या फ़ायदा है, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या है, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें। अब हम बात करेंगे कुछ कड़वी बातों की तरफ। हमेशा किसी चीज़ का फ़ायदा ही समाज को हो वो भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ पॉलिसीज़, कुछ फैक्टर्स किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव वर्क करते ही हैं। कोई दवाई भी बनती है तो उसके पैकेट में उसके जो जिसके अंदर वो रखी होती है तो उसके अंदर लिखा होता है इट माइट में साइड इफ़ेक्ट्स, हैव साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं। जस्ट लाइक पढ़ने के भी साइड इफ़ेक्ट हैं और ना पढ़ने के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेजेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन स्ट्रक्चर, उसके डिसएडवांटेजेस। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। क्यों भाई, कह रहा है जब ईच डिपार्टमेंट will require all resources as every division will be working as independent unit। ठीक है, क्योंकि हर डिवीज़न एक इंडिपेंडेंट यूनिट है तो हर डिवीज़न को अलग अलग मशीन्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स और स्टाफ देना पड़ता है। इसलिए हमारे क्या होंगे भाई, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। समझो ना, अगर आप टेक्सटाइल बना, चलो आप एक तरफ मशीन बना रहे हो और एक तरफ आप टेक्सटाइल बना रहे हो, इसका डिपार्टमेंट सारा अलग है, इसका डिपार्टमेंट सारा अलग है। अब इसके अंदर आप प्रोडक्शन वाले डालें, इसके अंदर आप सेल्स वाले डालें, इसके अंदर आप फिनेंस, मैनेजमेंट, ये सारे इनको अपने पर्सनल रिसोर्सेज चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो ये टेक्सटाइल है इसके अंदर ये प्रोडक्शन वाले हैं, सेल्स वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, एडवर्टीज़मेंट वाले, फाइनेंस वाले, इनको भी अपनी सारी रिसोर्सेज चाहिए। तो यहाँ पर आपको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, मींस मोर रिसोर्सेज लगेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगी। ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है किसका, डिवीजन स्ट्रक्चर। डिवीजन स्ट्रक्चर किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से चैप्टर का पार्ट है, प्लानिंग का। ऐसे चीज़ों को जोड़ते जोड़ते चलो, क्योंकि आपको रिलेटेड करना आना चाहिए एक दूसरे से चीज़ों को ना। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरलॉट, अब ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। ठीक है, इसका माना है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। आप लोग चाहो तो साइड में लिख सकते हो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ना। अब कह रहा है ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली। हर डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है बस उसके प्रोडक्ट पर। दे फेल टू कीप देम सेल्फ अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस। भाई वो भूल जाते हैं कि आफ्टर ऑल हम अंडर वन रूफ हैं, वन एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो उस चीज़ को भूल कर सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि मैं तो इस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में हूँ, बस उनका एक ही फोकस रहता है। जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अलग अलग प्रोडक्ट डिवीजन के बीच भाई फंड्स को लेके, रिसोर्सेज को लेकर आपस में हमेशा बहस या कॉन्फ्लिक्ट होने का डर रहेगा। ठीक है। इंक्रीजिंग कॉस्ट कह रहा है इट मतलब डिवीजन स्ट्रक्चर की वजह से लीड हो सकता है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। क्यों? अच्छा, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा था डुप्लीकेशन, उसे काट दो, ये वाला पॉइंट नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेशन वाला यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। बोला इंक्रीज इन कॉस्ट, बोला है कि ये जो डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर है इसके वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि डिप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकता है। प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन व सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, हर डिवीज़न के पास अपना एक अलग मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस टीम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है। नाउ सुटेबिलिटी, ये डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल प्रोडक्ट, डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे टाटा क्या क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है, क्या करता है? टेक्सटाइल करता है, क्या बनाता है? केमिकल बनाता है, क्या बनाता है? ऑटोमोबाइल्स बनाता है। ठीक है, वहाँ पर सुटेबल रहेगा। दूसरा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, हमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी जगह सुटेबल रहेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पर हर डिपार्टमेंट सेल्फ कंटेंड अंडर एज डिविजनल स्ट्रक्चर, ईच डिपार्टमेंट हैज़ प्रोडक्ट, सेल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जहाँ पर हर डिवीज़न के पास अपना प्रोडक्शन, अपना सेल्स, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट हो। ठीक है, होना ज़रूरी हो, वहाँ पर बहुत अच्छा होगा भाई। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर उनको अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना सेल्स डिवीज़न, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए ही चाहिए, ऐसी जगह पर अच्छी रहेगा डिवीजन स्ट्रक्चर। ग्रोइंग कंपनीज प्लान टू ऐड मोर लाइन प्रोडक्ट्स ऑफ इन फ्यूचर। ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाह रही मैं आगे चल के अपने नए नए प्रोडक्ट भी उतारूंगी। ठीक है, देन अब जो ये है, ये डिफरेंस बिटवीन है और ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पढ़ के जाना ही है। ये आ जाता है ऐसे ही सीधा कि आपको क्या बनाना है, डिफरेंस बिटवीन बनाना है। डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन इसे फंक्शन के बेस से बनाया जाता है, इसे प्रोडक्ट लाइन के बेस से बनाया जाता है। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर फंक्शन की स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन सिंगल डिपार्टमेंट। ठीक है, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन परफॉर्मेंस। ऐसे ही बहुत सारे हैं और ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये रहा इसका एक, जैसे डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर उसके सारे काम, प्रोडक्शन के, परचेज़ के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर प्रोडक्शन, परचेज़, मार्केटिंग, फाइनेंस। मेडिसिन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज़, मार्केटिंग, फाइनेंस। सोप है तो प्रोडक्शन, परचेज़, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसे क्या हम कहते हैं? मल्टी डिपार्टमेंट।
मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है। अब आता है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड तो पढ़ा होगा, ठीक है। आप 12th तक आ चुके हो। फॉर्मल इनफॉर्मल ड्रेस होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोड होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है। उसी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लगाती है अपने नाम के आगे। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल है क्या, ठीक है। नाउ अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब किसी कंपनी में लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो दो तरह का रिलेशन बनता है उनके बीच में। ये बुक में नहीं लिखा, ये मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ। जहाँ पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, स्कूल में लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो दो तरह के रिलेशन बनते हैं वहाँ पे। कौन कौन से? एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल मैनेजमेंट के थ्रू बनाया गया सिस्टम, ऑफिशियल मैनेजमेंट के थ्रू बनाया गया सिस्टम। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही दोस्ती यारी आपस में बातचीत करके जो अपना सिस्टम बनता है एक दोस्ती यारी में, वो, ठीक है। ये तो थी ऐसे ही बात। अब आते हैं बुक की लैंग्वेज क्या कहती है ना। व्हेन मैनेजर्स कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, जब मैनेजर कैरी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस an organization structure is created to achieve systematic work and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal structure, ठीक है। कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनल बनाती है ताकि कंपनी के काम सिस्टमेटिक तरीके से हो और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। अभी समझ आएगा क्या बोला मैंने। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली बनाता है, ठीक है, ताकि जो कंपनी के सिस्टमेटिक तरीके हैं वो हो सकें और रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो सके, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट इसका अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाऊं, अगर कोई चीज़ कागज़ पर लिखी है, ऑफिशियल सिस्टम डॉक्यूमेंट पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ऑफिशियल सिस्टम लिख देना, इसको हम कहेंगे यहाँ पर सब कुछ पहले से ही फिक्स है। किस एम्प्लॉय को क्या जॉब देना है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर, कौन सबॉर्डिनेट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब हमने एक ऑफिशियल सिस्टम पे लिखा हुआ है। इसे हम कहेंगे फॉर्मल, इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ आया। बुक की लैंग्वेज और पढ़ता हूँ फिर से, और इजी लैंग्वेज में आप समझेंगे। एक टॉपिक पे ही टाइम लगाएंगे ताकि समझें हम अच्छे से, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन मैनेजर्स कैरी ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जब मैनेजर क्या कर रहा है,
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, जिससे अचीव होता है सिस्टमेटिक वर्क, ठीक है, एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बस यही लैंग्वेज, और कुछ नहीं है इसमें। इवन जो मैंने अपनी तरफ से बताया वो लैंग्वेज हार्ड है, बुक की लैंग्वेज तो और आसान है। और पढ़ लो एक बार, क्या जा रहा है, टाइम तो बहुत अपने पास। कह रहा है जब मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करता है, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, काम सिस्टमेटिकली होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, सिस्टमेटिकली काम होता है, और एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का, यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या इस लैंग्वेज में ऐसा था कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैनेजर भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा है क्योंकि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, जिससे काम कैसा हो, सिस्टमेटिक का हो, रिसोर्सेज क्या हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं और समझेंगे चीज़ों को। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लियरली बताया जाएगा, स्पेल आउट, मुंह से बताया जाएगा कि जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, कौन क्या काम करेगा, अथॉरिटी उनको कैसी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनको, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई है हर उसको, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बताया जाएगा, हर इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन बताई जाएगी। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली, ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंटेंशनली बनाया जाएगा, इसलिए मैंने इंटेंशनली डेलिबरेटली वर्ड यूज़ करा था। कौन, मैनेजर, क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है, बहुत टाइम है अपने पास। भाई मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके वजह से हमारा काम जो है वो सिस्टमेटिकली अचीव होगा, एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ होगा। आगे बोला भाई कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर स्पेल आउट किया जाए, क्लियरली बताया जाएगा लोगों का काम, लोगों की अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशनशिप, उनकी डेजिग्नेशन। और ये स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मल वाला स्ट्रक्चर जो है, इसे इंटेंशनली बनाया जाएगा मैनेजर के थ्रू, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है। मैंने क्या लैंग्वेज बताई थी कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट जानबूझ के इंटेंशनली बनाएगी ताकि काम को सिस्टमेटिक तरीके से और रिसोर्सेज का सही यूज़ हो, ठीक है। वही आपकी बुक भी कह रही है।
फॉर्मल स्ट्रक्चर clearly spell out job to be performed, authority, responsibility assigned to individual, superior subordinate relationship, designation of individual and organization. This structure created intentionally by manager. ऐसा स्ट्रक्चर मैनेजर इंटेंशनली बनाता है जानबूझकर, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो अचीव हो, ठीक है, समझ आया। नाउ लास्ट समझेंगे इसका फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेलिबरेटली जानबूझ के डिज़ाइन कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो सके स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। बनाना नहीं मतलब कि वो डिज़ाइन करेगा, बनाएगा तो मैनेजर, लेकिन डिज़ाइन कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट। कह रहा है इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। कह रहा है इसकी वजह से जो अलग अलग जॉब पोजीशन है उनके बीच में रिलेशनशिप बनता है। इट फॉर्म्ड ये बनता है क्यों? ताकि अचीव करा जा सके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्लान्स, ताकि जो प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उनको अचीव किया जा सके। कह रहा है एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी एफर्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये FLT क्या है? इस वाले पॉइंट को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे जो आगे के हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो ये हमने आज पढ़ा, हमने पढ़ा डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सुटेबिलिटी, एंड आज हमने एक नया टॉपिक चालू करा जिसका नाम था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग पढ़ा एंड फीचर्स पढ़े। कल हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे।